हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे और जिसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका था और उसमें मैंने आपको फोटो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और जो अपने अवशोषण के जो नियम थे उनके बारे में स्टडी कर चुके थे। तो जो स्टूडेंट्स आज नहीं है तो वो लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको फोटो केमिस्ट्री का इंट्रो भी समझ में आ जाएगा और उसके साथ में आपके जो अवशोषण के नियम थे वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। और वीडियो की जो लिंक थी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उससे चेक कर लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से भी चेक कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका जो नया टॉपिक अपना वो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, जिसका नाम है प्रकाश रसायन के नियम। कि जब भी क्या होता है कि जब प्रकाश जो अपनी फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें जो फोटो केमिस्ट्री के जो मूलभूत जो नियम होते हैं, फंडामेंटल जो लॉ होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, मैंने जो कल भी बताई थी आपको एक बात और आज भी बताता हूं। देखो, वास्तव में क्या होता है कि जब भी क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है अपना, कोई भी पदार्थ होता है, उस पर जब क्या की जाती है, कोई भी विकिरण, प्रकाश की जो विकिरण है वो क्या की जाती है, उस पर आपतित करवाई जाती है। तो वो तीन प्रकार से इंटरेक्ट कर सकती है। या तो फिर क्या हो सकता है, या तो फिर कंडीशन ऐसी बन सकती है, प्रकाश की विकिरण आई और विकिरण आते ही क्या कर देता है, ये वाला पदार्थ इनको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। मतलब कि क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया। या फिर कंडीशन ऐसी बन सकती है कि प्रकाश की विकिरणाएं और पदार्थ क्या करे, उन प्रकाश की विकिरणों को क्या कर ले, वो अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो कंडीशन क्या बन सकती है, या फिर उनको कर ले वो अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले उनको। या फिर कंडीशन क्या बन सकती है, या फिर कंडीशन ऐसी हो सकती है कि प्रकाश की विकिरण आए और इसके साथ में कोई भी चेंजमेंट ना करे, वो डायरेक्ट जैसी थी वैसी की वैसी इसके अंदर से क्या हो जाए, पारगमित हो जाए या फिर ट्रांसमिट हो जाए। क्या हो जाए, इससे ट्रांसमिट हो जाए। क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। मतलब कि पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। या फिर कंडीशन ऐसी हो सकती है कि तीनों पार्ट एक साथ होते हो, कि मतलब जैसे विकिरण आई हमारे पास, उसका कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ भाग अवशोषित हो गया और कुछ भाग क्या हो गया, उसका ट्रांसमिट हो सकता है। ये वाली बात हो सकती है। तो इसको देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश रसायन का नियम। प्रकाश रसायन के जो नियम है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये तो एकदम से मूलभूत बात थी, जो हमारे पास जैसे भी कोई पदार्थ विकिरण आती है तो किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है। अब बात आती है जो अपने प्रकाश रसायन के जो नियम है उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश रसायन के दो नियम है, मूलभूत जो दो नियम है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार मैं उनका नाम लिख देता हूं, कौन कौन से हैं। तो जो पहला नियम आता है उसको कहा गया था अपना कौन सा, ग्रोथस ड्रोपर का नियम। ग्रोथस ड्रेपर का नियम कहा जाता है। और जो सेकंड आपका नियम जो आता है वो आपका नियम आता है कौन सा, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। कौन सा आता है, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। कौन सा आता है, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। या फिर इसको क्या कहा जाता है, या फिर इसको रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहा जाता है। रासायनिक तुल्यता का नियम भी इसे क्या कहा जाता है, तुल्यता नियम। अब देखिए एक एक को इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथस ड्रेपर का नियम। किसके बारे में बात करते हैं, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। तो आपको पता होगा कि फोटो रसायन में आपको वास्तव में क्या करते हो आप लोग, जो आपकी फोटो केमिस्ट्री है उसमें आप लोग क्या करते हो, फोटो केमिस्ट्री में, फोटो केमिस्ट्री मतलब कि जो हमारे पास कोई भी पदार्थ होता है, उसमें जो होने वाले जो फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इसमें कौन से होंगे, या तो फिर उनमें क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होंगे, या फिर उनमें क्या होगा, या फिर उनमें केमिकल चेंजेस होगा। तो जो फिजिकल या फिर जो केमिकल चेंजेस होता है वो किसके द्वारा होता है, वो हमारे पास जो प्रकाश के विकिरण आएंगे वो इस पे आपतित होंगे, उनके द्वारा हमारे को क्या देखने को मिलेगा, इसमें फिजिकल या फिर केमिकल हमारे पास क्या देखने को, इसमें चेंजमेंट देखने पड़ेगी। तो सबसे पहले जो अपना ग्रोथस या ड्रेपर जो था, उन्होंने अपना नियम दिया और इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई क्या होता है, जब भी किसी पदार्थ पर प्रकाश की विकिरण क्या की जाती है, आपतित करवाई जाती है, प्रकाश की विकिरण आपतित करवाई जाती है, तो इस पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होंगे, इस पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होंगे वो किसके द्वारा होंगे, वो केवल और केवल उन विकिरणों के द्वारा होंगे जो क्या की जाती हैं, इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। क्या की जाती हैं, जो इसमें इस पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होंगे या फिर जो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजमेंट आएगा वो केवल और केवल विकिरण के उस भाग के द्वारा चेंजमेंट किया जाएगा जो इस पदार्थ के द्वारा क्या की जाएंगी, अवशोषित की जाएगी। मतलब बात ऐसी है कि इसमें जो रिफ्लेक्ट होने वाली, जो रिफ्लेक्ट होंगी उनके द्वारा रिफ्लेक्ट, और जो हमारे पास कौन सी, जो हमारे पास ट्रांसमिट होती है, कौन सी होती है, ट्रांसमिट जो विकिरण होती हैं उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो केमिकल इसमें चेंजमेंट आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि जो केमिकल जो चेंजमेंट होने वाला है वो केवल और केवल किसके द्वारा होगा, जो आने वाली विकिरण है उसके उसी भाग द्वारा होगा जो क्या करता है, जो पदार्थ के द्वारा अवशोषित होता है।
जो पदार्थ के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है, उसी के द्वारा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये कहा कि ग्रोथोस और ड्रेपर था, उन्होंने ये कहा कि वास्तव में हमेशा ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि आप लोग प्रकाश को आपतित कराओ और पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो और फिर उसके बाद में उसमें क्या हो, केमिकल चेंजमेंट हो। इन्होंने ये कहा कि वास्तव में ऐसी कंडीशन हमेशा अप्लाई नहीं होती है। अगर क्या करें, पदार्थ अवशोषित भी कर लेता है, उसके बाद भी उसमें क्या नहीं होते, चेंजमेंट नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं हमारे पास जो अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, कौन सा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, जब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट पर क्या की जाती है, विकिरण इस पे क्या की जाती है, आपतित करवाई जाती है। तो ये वाला क्या करता है, विकिरण के कुछ भाग को क्या कर लेता है, अवशोषित भी कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगर अवशोषित करता है तो उसमें केमिकल चेंजमेंट वास्तव में होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि वास्तव में कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि जो अवशोषित कर लेता है उसके बाद भी उसमें क्या नहीं होता है, चेंजमेंट नहीं होता है। तो उसका अच्छा एग्जांपल अपना कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, अपनी जो विकिरण आती है उनको अवशोषित भी कर लेता है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोई भी चेंजमेंट आपको नजर नहीं, केमिकल चेंजमेंट इसमें नजर नहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है कि अपना ग्रोथस और जो ड्रेपर है वो केवल और केवल फोटोकेमिस्ट्री के किसके बारे में बताते हैं, एक ऐसा नियम बताते हैं जिसमें ये कहते हैं, ये वाले ये बताते हैं कि जब भी क्या होता है कि कोई भी पदार्थ में प्रकाश रसायन के द्वारा, क्या प्रकाश रसायन के द्वारा अगर उसमें कोई भी केमिकल चेंजमेंट होता है तो प्रकाश विकिरण के उन्हीं भाग के द्वारा होगा जो पदार्थ के द्वारा अवशोषित की जाएंगी। लेकिन ये वाली बात हमेशा के लिए सत्य नहीं होती है कि हमारा पदार्थ जो है वो विकिरण को अवशोषित करे और उसमें केमिकल चेंजमेंट होगी। आप लोग देख रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, विकिरणों को अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन ये क्या नहीं करता है, उसमें कोई भी आपको केमिकल चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगर केमिकल चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा और विकिरणों का अवशोषित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि विकिरणों की जो ऊर्जा है वो पदार्थ में उसकी क्या कर देगा, या तो फिर उसकी गतिज ऊर्जा भी इंक्रीज कर देगा, या फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो उष्मा होती है उसमें क्या कर देगा, वो उसमें वृद्धि कर देगा। तो ये बात होती है किसके बारे में, ग्रोथस और ड्रेपर के नियम के बारे में। तो इसका एक छोटा सा सार मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। छोटा सा सार क्या है इसका, छोटा सा सार यही है कि जो अपना ग्रोथस और ड्रेपर यही कहते हैं कि हमारे पास ये वाला पदार्थ होगा कोई, इस पे कोई विकिरण हम लोग क्या करवाते हैं, आपतित करवाते हैं। तो विकिरण इस पे आपतित करवाने के पश्चात इसमें जो केमिकल चेंजमेंट आएगा वो केवल और केवल उन्हीं विकिरण के द्वारा आएगा जो क्या की जाती है, इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होंगी, अवशोषित होंगी उन्हीं विकिरण के द्वारा होगा। ना तो रिफ्लेक्ट करने वाली के द्वारा चेंजमेंट होगा कुछ भी, ना तो इनके द्वारा होगा, ना ही ट्रांसमिट होने वाली विकिरणों के द्वारा कोई भी चेंजमेंट आएगा। तो चेंजमेंट केवल और केवल डिपेंड करता है किस पे, अवशोषित विकिरण पे। और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा इसमें चेंजमेंट आए ही। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है। ये वाली बात हो गई। अब देखो इसमें क्या बताता है, ग्रोथस और ड्रेपर क्या बता रहे हैं, केवल और केवल इसके गुणात्मक स्टडी को बता रहे हैं। इसमें ये नहीं बता रहे कि पदार्थ अगर अवशोषित करता है तो कितनी मात्रा को उसकी अवशोषित करेगा। मतलब कि जो ग्रोथस और ड्रेपर का जो नियम है वो केवल और केवल जो प्रकाश रसायन जो है उसका केवल और केवल मात्रात्मक गुण के उसका जो गुणात्मक जो गुण होते हैं उनके बारे में बताते हैं, मात्रात्मक गुणों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते। ये इसकी कमी है, ये जो है इस नियम की कमी है कि ये वाले क्या करते हैं, केवल और केवल गुणात्मक उसके गुणों को बताते हैं, ना कि उसके मात्रात्मक किसी भी लक्षण को बताते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। कौन सा आता है, स्टार्क। ये वाला जो अपना ग्रोथस ड्रेपर का नियम था वो केवल और केवल हमारे पास क्या करता है, प्रकाश रसायन की गुणात्मक स्टडी के बारे में बताता है, केवल और केवल गुणात्मक स्टडी के बारे में बताता है, मात्रात्मक के बारे में कुछ भी आपको नॉलेज नहीं देता ये वाला। अगला जो नियम आता है वो आता है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। क्या आता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहा जाता है। पहली बात तो है ये वाला जो नियम है वो अपना क्या करता है, प्रकाश रसायन की मात्रात्मक सिद्धांत, मात्रात्मक स्टडी के बारे में बताता है। ये वाला क्या करता है, ये इसके मात्रात्मक अध्ययन के बारे में बताता है हमारा। दूसरी बात है स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम है वो क्या करता है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये वाला किस पर आधारित है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और ये नियम क्या कहता है आपको, ये नियम क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी क्या होता है किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में यदि क्या हो रहा है, प्रकाश रासायनिक उस पे विकिरण गिर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उस रासायनिक परिवर्तन में अगर किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और रासायनिक परिवर्तन में जो अणु भाग ले रहे हैं वो उनमें से क्या होता है,
प्रत्येक अणु एक फोटोन का क्या करता है, हमारे पास अवशोषण करता है, और वो क्या होता है, सक्रिय होता है। स्टार्क आइंस्टीन का नियम क्या कहता है, स्टार्क आइंस्टीन का नियम यही कहता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, अपनी प्रकाश विकिरण डाल रहे हैं, और प्रकाश विकिरण डालने के दौरान उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन जिन अणुओं के द्वारा हो रहा है, तो प्रत्येक अणु क्या करता है, एक फोटोन का क्या करता है, वो अवशोषण करता है, और फोटोन का अवशोषण करके क्या हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के पश्चात ही वो क्या करता है, हमारे पास अपना जो उत्पाद है उसमें परिवर्तन होता है, मतलब कि उसमें रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो अणु है वो एक फोटोन को ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस नियम को क्या कह सकता हूं, एक फोटोन एक अणु नियम भी कह सकता हूं, एक फोटोन एक अणु नियम भी कह सकता हूं मैं, एक फोटोन एक अणु नियम। मतलब कि जो एक अणु होगा जो किसमें भाग ले रहा है, रासायनिक परिवर्तन में भाग ले रहा है। किसमें भाग ले रहा है, रासायनिक परिवर्तन में भाग ले रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला प्रत्येक अणु एक फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है, और आपको क्या दिखाता है, वो सक्रिय होता है। सक्रिय होने के पश्चात क्या होता है, वो अपना उत्पाद में बदलता है। ये वाली बात हो गई। इसका मतलब हुआ कि एक फोटोन ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, एक फोटोन ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि वह कितनी ऊर्जा, h न्यू ऊर्जा को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। क्या करेगा, h न्यू ऊर्जा करेगा। तो हम मान लेते हैं पदार्थ के प्रति मोल अवशोषित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। अवशोषित ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो अवशोषित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बराबर क्या हो जाएगा, N उसमें क्या हो हमारे पास, उनमें क्या हो, N मेरे पास क्या हो, उसमें अणु हो, और H न्यू हो जाए। N को मैं क्या कह सकता हूं, उसमें अवगाद्रो संख्या, भाई एक मोल में कितने अणु हो सकते हैं, अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर ये कह सकता हूं कि E बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। E बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, NH। आपको पता होगा जो न्यू जो अपने पास जो आवृत्ति होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, C अपॉन लेम्डा के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, C अपॉन लेम्डा के बराबर हो जाएगी। इसको लिख सकता हूं किस प्रकार से, C अपॉन लेम्डा हो गया। अब इनके एक एक के मान लिख देते हैं। N मेरे पास क्या है, यहाँ पे अवगाद्रो संख्या है, क्या है, अवगाद्रो संख्या है, जिसका मान कितना होता है मेरे पास, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये वाला अपना कौन सा हो गया, ये वाला होगा अवगाद्रो संख्या। H हमारा यहाँ पर क्या है, H जो हमारे पास वो क्या है, प्लांक स्थिरांक है। कौन सा है, प्लांक स्थिरांक है, जिसका मान हमारे पास कितना होता है, जिसका मान होता है 6.625 इंटू 10 की पावर -27। कितना हो गया, ये हो गया, इसका मात्रा हो गया अर्ग सेकंड। कितना हो गया, अर्ग सेकंड हो गया। इसी प्रकार हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आपको C का पता है। C जो है वो क्या बताता है आपको, प्रकाश की चाल बताता है। क्या बताता है, प्रकाश की चाल बताता है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान आपका होता है 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह आपका क्या हो गया, प्रकाश की चाल हो गया। अगर इसको आप लोग इन सभी के मान इसमें रखते हो, इन सभी के मान आप लोग इसमें रख दीजिए, तो आपके सामने वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो किस प्रकार से होता है, वही होगा। E एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, N की वैल्यू रखेंगे। N की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6.203 इंटू 10 की पावर 23 होगी। इसी प्रकार मेरे पास क्या है, H की वैल्यू रखोगे इसमें। H की वैल्यू रखते हैं, हमारे पास कितनी है, H की वैल्यू 6.6205 इंटू 10 की पावर -27 होगी। इसी प्रकार गुणा में और क्या है, प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल रख दीजिए, इसके इंटू में होगी, इसके इंटू में आगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर इनवर्स। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अपना कौन सा है, लेम्डा है। अपॉन में क्या हो गया, अपना लेम्डा है। इसको आगे सोल्व करोगे तो E बराबर अपने पास कितना आता है, E बराबर आता है आपके पास में कितना आ जाएगा, 2.859 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन लेम्डा किलो कैलोरी प्रति मोल। किलो कैलोरी प्रति मोल, मतलब कि एक जो हमारे पास प्रकाश जो अपना क्या है पदार्थ है, उसका एक मोल कितनी ऊर्जा को अवशोषित करेगा, यहां से इतनी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना अपने उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात होती है किसके बारे में, स्टार्क आइंस्टीन के बारे में। तो अपना ग्रोथस ड्रेपर का नियम किसके बारे में बताता है, उसके गुणात्मक स्टडी के बारे में बताता है। और अपना जो स्टार्क आइंस्टीन का नियम है वो क्या बताता है, वो बताता है उसकी किसके बारे में, वो बताता है उसके मात्रात्मक स्टडी के बारे में। किसके बारे में, मात्रात्मक, कि ये बताता है कि हमारे पास
जो रासायनिक परिवर्तन होंगे तो रासायनिक परिवर्तन में जो अणु भाग ले रहे हैं तो एक अणु एक फोटोन का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। क्या करेगा, एक फोटोन एक अणु का अवशोषण करेगा। इसका मतलब ये मात्रा के बारे में बता रहा है, एक अणु एक फोटोन, एक एक मतलब कि उनकी मात्रा के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसलिए ये वाला मात्रात्मक स्थिति बताता है। इसको क्या कहा गया है, रासायनिक तुल्यता का भी नियम कहा गया है। तो ये अपने जो दो नियम थे, कौन से, प्रकाश रसायन के जो दो नियम थे, महत्वपूर्ण है दोनों ही। आप लोग इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आपको जो नोट्स है मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो लास्ट वीडियो होगा अपना उसमें आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड आपको मैं करवा दूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस